नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का एक पाठ हमने पढ़ा था, उससे अगला पाठ आलोक धनवा को पढ़ने जा रहे हैं। आलोक धनवा बिहार से आते हैं। बहुत थोक के भाव में कविताएं इन्होंने नहीं लिखी हैं। बहुत सीमित सा साहित्य अपने जीवन में इन्होंने लिखा। 1948 में मुंगेर बिहार में आलोक धनवा का जन्म हुआ। साहित्य की बात करें तो एकमात्र कविता संग्रह इनका जो प्रकाशित हुआ वो है दुनिया रोज बनती है। जनता का आदमी इनकी पहली कविता है, 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि ने मिली है। एकमात्र काव्य संग्रह 1998 में जो इनका प्रकाशित हुआ था। एकमात्र जो इनकी रचना रही है वो है राहुल समान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। ये इनकी आधार पंक्तियां हैं कि जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। नदियाँ जिनका गंतव्य, जिनकी मंजिल है समुद्र। आध्यात्मिक संकेत की अगर हम बात करें तो समुद्र ईश्वर है, परमात्मा है। नदियाँ हम सब जीव हैं। आत्मा रूपी जो तत्व है हमारे हृदय में है वो नदी है। हम सबको इस ये लौकिक मैदान को पार करके पारलौकिक जीवन, ईश्वर के निवास स्थल तक हमें पहुंचना है। आध्यात्मिक संकेत की अगर हम बात करें तो नदियां यहाँ, वैसे कविताओं का जो उद्देश्य रहा है, कवियों का जो उद्देश्य रहा है, वो कोई नदी, पहाड़, झरनों, झीलों को समझाना नहीं रहा है। पेड़ पौधे, पशुओं को, वो पक्षियों को नहीं समझाना चाहते। उनकी जो शिक्षा का उद्देश्य है वो मानव है। उसे सारी बातें मनुष्य तक पहुंचानी है, मनुष्य को ही बताना चाहता है वो। वहाँ मेरा क्या है। असंख्य नदियाँ जाती हैं, उस समुद्र में मिलती हैं, समुद्र में कोई उफान नहीं आता। आलोक धनवा कहते हैं कि फिर मेरा क्या है, अगर मैं ना जाऊं तो। उतने बड़े विशाल विस्तृत समुद्र में अगर एक नदी का कोई एक धारा ना पहुंचे तो उस समुद्र को कोई विशेष हानि नहीं होती है। ऐसे ही परमात्मा के तत्व रूप में हम सब हैं, आत्मा हैं। लेकिन अगर वहाँ ईश्वर तक कोई एक व्यक्ति ना पहुँचे, एक तत्व ना पहुँचे, तो ईश्वर को कोई घाटा नहीं हो जाता। घाटा हमें है, हम अधूरेपन में जी जाएंगे, हमारा अंतिम लक्ष्य प्राप्त हमें नहीं हो पाएगा। जैसे मनुष्य का पुरुषार्थ की अगर बात करें तो उसका अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है। तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा तो कोई ईश्वर को घाटा थोड़ी हो जाएगा, प्रकृति को कोई नुकसान थोड़ी हो जाएगा। मनुष्य को खुद अगर हीनता से बाहर निकलना है, उबरना है, तो उसे प्राप्त करना चाहिए। उसी प्रकार से मनुष्य के लिए लिखा है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। ये इनकी आधार पंक्तियां हैं आलोक धनवा की। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियों जिनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। 7वें 8वें दशक में आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में गिनी चुनी रचनाएं लिखी हैं। ये हमें याद भी रखनी चाहिए बात, यहाँ पर 7वें 8वें दशक की बात हुई है। बहुत गिनी चुनी रचनाएं, बहुत कम साहित्य इन्होंने लिखा, बड़ी प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त की। सन 72-73 में इनकी रचनाएं हैं वो प्रारंभ होती हैं। गंभीर काव्य प्रेमियों में जबानी याद भी रही हैं। किसी कवि की रचनाएं अगर जन समुदाय को, लोक समाज में जुबानी अगर याद हो जाती हैं तो वो कवि की प्रसिद्धि है। हर किसी कवि की कविताएं जनता को याद नहीं रहती हैं।
बहुत कोई महत्वपूर्ण पंक्तियाँ रहती होंगी जो लोगों के मानस पटल पर अंकित रहती हैं। आलोचक, समीक्षा करने वाले जो लोग हैं, उनका तो मानना है कि उनकी कविताओं में ने हिंदी कवियों को, हिंदी कविता संसार को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इसमें वक्त लगेगा। अभी लंबे समय तक जो हिंदी काव्य प्रेमी है, हिंदी जगत है, उसमें एक वैचारिक उथल पुथल आलोक धनवा है वो पैदा करते रहेंगे। तो अभी तक वो सब कुछ प्राप्त हो नहीं पाया है, समीक्षाएं हो नहीं पाई हैं, लेकिन फिर भी इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या उसी के कारण कुछ अपेक्षाएं समाज को बन गई, और उन अपेक्षाओं का जो दाब है वो कवि के जीवन पर भी रहा। इसलिए कभी भी थोक के भाव में लेखन नहीं कर पाए। ध्यान करिए, आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। क्यों? कारण दिया है। प्रश्न ये भी है हमारे लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। 1972-73 के आसपास अपनी रचनाएं लिखना प्रारंभ करते हैं और अपार साहित्य सृजन करते हैं। उसमें जो इनका काव्य लेखन रहा है, अपार साहित्य सर्जन, बहुत सीमित साहित्य सर्जन मैं कह सकता हूँ। बहुत कम लिखा इन्होंने और थोक के भाव में लिखा। एक कई बार मानव पर, मनुष्य पर, विद्यार्थी पर, हम सब के जीवन में ऐसा दाब आता है, बाहरी दाब आता है। हम बहुत दुनिया को अच्छे लग जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी समाज परिवार में अच्छा लग जाए, लोग उसको सब अच्छा कहने लग जाएं, तो उसके बाहर चारों ओर एक ऐसा चुंबकीय वातावरण तैयार हो जाता है अच्छाई का, कि वो फिर विद्यार्थी, वो बालक, वो व्यक्ति चाहकर भी उस श्रृंखला को तोड़ नहीं पाता है। ऐसा ही कुछ दाब, जनता की अपेक्षाओं का दाब इनके जीवन पर भी दिखता है, जिसके कारण ये थोक के भाव में काव्य नहीं लिख पाए। 1972 से लेखन प्रारंभ करते हैं और पहला अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ, दुनिया रोज बनती है। पिछले 2 दशकों से विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया है। हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन करने वाले जो कवि हैं वो कौन माने जाते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और साहित्य की राष्ट्रीय संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भी ये निरंतर सक्रिय रहे हैं। उनकी आज एक कविता हमारे पाठ्यक्रम में है, पतंग। पतंग कविता का परिचय थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बनते हैं। पाठ्यपुस्तक में ले गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह का हिस्सा है। एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा रहा है? एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है, ये एकमात्र काव्य संग्रह है। एक लंबी कविता है, ध्यान करना है हमें। एक लंबी कविता है और इसका तीसरा जो पार्ट है वो हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं, उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल सुलभ इच्छाएं और उमंग, बच्चों को जो आसानी से प्राप्त हो जाती हैं वो इच्छाएं। बच्चे ज़्यादा सोच विचार, चिंतन मनन नहीं करते किसी बात पर। ये तो बौद्धिक काम हो गया। बच्चे भावुक ज़्यादा हैं, हृदय का पक्ष। ऐसा नहीं है कि बुद्धि है, बुद्धि भी उनमें तत्व काम करता है। उमंग, उत्साह उनमें ज़्यादा रहता है, उतावलापन ज़्यादा रहता है, चंचलता उनमें ज़्यादा रहती है। बाल क्रियाकलापों में प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्ति के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग वो करते हैं। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। ये हमारे लिए सीधा सा
प्रश्न अगर पूछ लिया जाए, पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, वे सीमाएं हैं जिन्हें बालमन छूना चाहता है। और छूना क्या चाहता है? उसके पार जाना चाहता है। छूना ही नहीं चाहता, उसके पार भी जाना चाहता है। ऊंचाइयां केवल पतंग की नहीं है। पतंग ही नहीं उड़ता है, पतंग के सारे बच्चे का मन उड़ता है। बच्चा चाहता है कि मैं उन ऊंचाइयों को प्राप्त करूं। कवि ने ऐसी कल्पना की है, आलोक धनवा का ऐसा मानना रहा होगा कि बच्चा केवल स्वयं पतंग नहीं उड़ाता है, बल्कि उसके साथ उसका मन उड़ता है, उसकी कल्पनाएं उड़ती हैं, उसके विचार उड़ते हैं, उसके भाव उड़ते हैं, उसका परिवेश उड़ता है। वो उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है। कविता धीरे धीरे हमें बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं। यहाँ हमें ध्यान करना है तितलियों की रंगीन दुनिया। आसमान जब पतंगों से घिरा रहता है तो उस सुंदर परिवेश को ऐसा लगता है रंग बिरंगी वो तितलियाँ आसमान में उड़ जाती हैं। बच्चों का जहाँ मन लग जाए वहीं सब कुछ आनंदमय हो जाता है, वहीं वसंत उतर आता है। दिशाओं के मृदंग बजने लगते हैं। बच्चे पतंग उड़ाते समय इतना शोरगुल करते हैं, इतना शोर शराबा होता है कि चारों दिशाओं में हुड़दंग मृदंग बजने लगते हैं। मान लो कि प्रकृति का कोई वो वाद्य यंत्र है जो बज रहा है, जो प्रकृति में हर एक दिशा को गुंजायमान रखे हुए है। जहाँ छतों के खतरनाक किनारों से कोनों से गिरने का भय होता है, वहीं दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे। माता पिता को ज़्यादा भय रहता है ये बच्चे छत से गिर ना जाएं, और रहना भी चाहिए, वो उनकी जिम्मेदारी भी ड्यूटी भी बनती है। लेकिन बच्चों को इस बात का कोई भय नहीं है। जो गिर गिर कर संभलते हैं वह पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आता है। पृथ्वी ऐसा लगता है कि बच्चे की जो चंचलता है उसी के अनुरूप पृथ्वी भी उनका सेव करती है। प्रकृति उनके पक्ष में खड़ी है। वे हर बार नई ऊंचाइयों को, नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लेते हैं, फिर आते हैं, फिर अंधेरे के बाद। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। प्रश्न, एक छोटा प्रश्न, कि भादों को यहाँ अंधेरे के रूप में बताया है और शरद को यहाँ उजाले के रूप में बताया है। शरद को यहाँ उजाले के रूप में बताया है। भादो का जो महीना है वो आसमान में बादलों को छाए रहने का महीना है, इसलिए बच्चों के लिए अंधकार का महीना भी बताया है। क्योंकि पतंग उड़ाने वाले बच्चों के लिए सावन का महीना, भादों का महीना ये अच्छा नहीं है। आसमान में जब बादल छाए रहेंगे, मौसम में नमी रहेगी, तो ये हल्का कागज, ये पतंग उड़ नहीं पाएगा। इस मौसम के बाद का जो समय है ना, वो उजाले का प्रतीक बताया है। एक क्रम बताया है, ये भी बताने का प्रयास किया है कि अंधकार के बाद उजाला आता है, यानी हमारी मेहनत के बाद हमें सुख का प्रतिफल मिलता है। यह भी बताने का यहाँ पर उद्देश्य रहा होगा शायद कवि का। लेकिन हम सब पाठक लोग हैं, हम पढ़ने वाले लोग हैं, जो महान कवियों की रचनाओं पर स्वतंत्र तो ना पढ़ पाए, लेकिन कक्षा के सिलेबस के अनुसार हम सब चर्चा करते हैं। तो उस दौर में हम कितना कवि के जीवन तक, उनके परिवेश तक पहुंच पाते हैं, ये तो हम नहीं जानते। ये तो कोई हमें सुनने वाला, हमसे चर्चा करने वाला ही बता सकता है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए हमें कि कविता के जो शब्द है ना, वो अनेक अनेक प्रकार के, अनेक अनेक दिशाओं के, अनेक अनेक क्षेत्रों के अर्थ को लेकर आए, ताकि अर्थ का विस्तार हो सके, हम और अधिक भाव में उस बात तक पहुंच सकें। और अनेक भावों से गुजरेंगे तो हो सकता है कि उसमें से कोई भाव ऐसा होगा जिस भाव को लेकर कवि ने कविता लिखी हो
हो सकता है थोड़ा बहुत हमें सुकून उस समय मिल जाए, कवि के लय में हमारी लय मिल जाए, हो सकता है ऐसा। चलो, थैंक यू। कवि परिचय हमने पढ़ा, आलोक धनवा का, कविता का परिचय पढ़ा। अगले वीडियो में हम कविता पढ़ेंगे। थैंक यू।